हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पे हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है लोकसभा के बारे में। आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव हुए हैं और हमारे नए लोकसभा जो स्पीकर है वो ओम बिरला बने हैं। अभी 18वें नंबर के लोकसभा स्पीकर बने, 17 नंबर के भी लोकसभा स्पीकर थे। तो आपको इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो आप बहुत ध्यान सुनिएगा, तभी आप लास्ट में टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए जानते हैं लोकसभा के स्पीकर के बारे में। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कौन से पावर होते हैं, उसकी कौन सी ड्यूटीज होती हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे आपको ढेरों सवाल के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उसे नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आइए जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी भारतीय संसद है, यानी हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसके 3 मेन अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है लोकसभा, दूसरा होता है यहाँ पे राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। हमारे संसद के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, कोई भी बिल लोकसभा में लाया जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, या तो राज्यसभा में लाया जाएगा वो लोकसभा में जाएगा, और सबसे आखिरी में अप्रूवल राष्ट्रपति की लगती है, प्रेसिडेंट की लगती है। उसके बाद ही बिल अप्रूव होता है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा कि जो संसद का गठन होता है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किस प्रकार से इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये आर्टिकल नंबर 79 है। अब दोस्तों, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो राज्यसभा को डिस्क्राइब किस आर्टिकल में किया गया है। तो अपर हाउस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल नंबर 80 में, और यहां पे लोअर हाउस यानी लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81 में डिस्क्राइब किया गया है। अब दोस्तों, यहां पे हम समझते हैं, आपने लोकसभा के बारे में जान लिया कि आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, लोकसभा की जितनी भी कार्यवाही होती हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सब को मैनेज करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है, जो लोकसभा से रिलेटेड, आप यूं कहिए, जितने भी लोकसभा में बिल पास होंगे, लोकसभा में जितने भी काम होंगे, सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति चाहिए, अनुमति चाहिए। ठीक है, वहां पर कोई भी बिल या प्रपोजल आएगा तो ये पूरे हाउस को मैनेज करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जहां पे लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताया गया है। तो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 93। तो आपको आर्टिकल नंबर 93 के बारे में याद रखना है, जहां पे लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताया गया है। ठीक है, वैसा ही अभी तक अगर देखा जाए तो आमतौर पर, अभी वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ भी है कि विपक्षी दल का जो यहां पर सदस्य था वो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर बना था। पर मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसी पार्टी का लोकसभा स्पीकर होता है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं, जब यहाँ पे चुनाव होता है, जब वहाँ पे चुना जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही अपना स्पीकर चुनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये है अपोजिशन में खड़े हुए थे सांसद के सुरेश। तो कांग्रेस ने इनको अपना यहाँ पे बनाया था लीडर, अपनी तरफ से चुनाव लड़ा था इन्होंने। और यहाँ पे ओम बिरला जो एनडीए है या फिर अब बीजेपी है, उन्होंने, एनडीए ने यहाँ पे ओम बिरला का नाम आगे रखा था। आपको पता होना चाहिए कि ओम बिरला साहब 17वीं लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं और यहाँ पर 18वीं लोकसभा के स्पीकर वापस से ये चुने गए हैं। दोस्तों, 17 और 18 दोनों के स्पीकर रहे हैं। और दोस्तों, 2 बार लोकसभा स्पीकर बनने वाले ऐसे 6th स्पीकर हो गए, 6वें स्पीकर हो गए। अब आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि अभी आपको बता दूं, अभी एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है। बहुत सारे लोकसभा स्पीकर 2 बार बनाए गए, लेकिन उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब आइए देखते हैं, जानते हैं। दोस्तों, अब आपको एक पॉइंट समझना है, वो है ध्वनि मत के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं वॉइस वोट। किसके बारे में? वॉइस वोट। तो दोस्तों, जो लोकसभा के स्पीकर को यहां पे चुना गया, ओम बिरला जी को, तो इनको वॉइस वोट के माध्यम से चुना गया है।
अभी वॉइस वोट क्या होता है ये जानते हैं, वॉइस वोट क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉइस वोट का यूज आप लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं, सभी राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं, वहां पर बहुत सारे मोशंस होते हैं जहां पे वोटिंग करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले जब इस्तेमाल किया गया था तो तेलंगाना के गठन के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था 2014 में, जब 2 जून को इसका इस्तेमाल किया गया था, 2 जून को इसका गठन किया गया था। तो कैसे होता है ध्वनिमत, मैं आपको समझा देता हूं, आप समझिए। यहां पर जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ये क्योंकि आपको पता है स्पीकर का चुनाव होना है तो उसके पहले प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम होता है। भर्तृहरि जी अभी प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रेजेंट में प्रोटेम स्पीकर है। वो यहां पे बोलते हैं कि आपको हाँ या फिर ना बोलना है, आपको किसको यहां पे चुनना है, ठीक है, वहां पे नाम रखा जाएगा तो हाँ और ना बोला जाता है, ठीक है। तो जहां से ज्यादा आवाज आती है वहीं पे वो डिक्लेयर कर देते हैं, वहीं पे घोषित कर देते हैं कि यही इसके स्पीकर होंगे। तो प्रोटेम स्पीकर क्या कराते हैं, ऐसा यहाँ पे वोटिंग कराते हैं, पर इस पे वोटिंग डाली नहीं जाती है, बस ध्वनि मत होता है। वहां जहां से आवाज ज्यादा आएगी, जहां से ज्यादा हाँ आएंगे, तो आमतौर पे आवाज ज्यादा कहां से आएगी, क्योंकि सत्ता जो पार्टी होगी उसके पास सांसद ज्यादा होंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पता होता है कि रिजल्ट इसका क्या आना है, ठीक है। अब आपको पता है बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास 240 पार्टी है, एनडीए के पास 290 से ज्यादा सीटें हैं। अब आइए जान लेते हैं यहाँ पे ओम बिरला जी के बारे में और सुरेश जी के बारे में, जो कि यहाँ पे लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट थे, और यहाँ पे जीता है किसने, ओम बिरला जी ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो ओम बिरला जी कोटा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वहीं पे सुरेश जी केरल से बिलोंग करते हैं और सीट है मवेलिकारा, ठीक है दोस्तों। अभी चुनाव हुआ था तो देखिए लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसको चुनाव जीत के ही आना पड़ेगा। 41,000 वोट से इन्होंने चुनाव जीता है और इन्होंने 10,000, इनकी एज 62 ईयर्स है, इनकी एज 61 ईयर्स है। इन्होंने ग्रेजुएशन में लॉ किया है, इन्होंने ग्रेजुएशन में भी लॉ किया है। राजस्थान में 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार से लगातार सांसद रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं। यहीं पे मवेलिकारा 4 बार ये यहाँ पर ये सांसद भी रहे हैं और साथ ही साथ ये क्या रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देते चलना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो वेतन होता है, वो भत्ता होता है, वो कौन यहाँ पे तय करता है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं एक कौन सा ऐसा स्पीकर था जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। तो बलराम झाखड़ आपको याद रखना है। बलराम झाखड़ ये पहले ऐसे स्पीकर हैं जो 2 बार तो स्पीकर बने हैं लेकिन उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। अभी ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं लेकिन इनका कार्यकाल लगभग 5 साल का होगा, क्योंकि आपको पता है एक सरकार 5 साल तक चलेगी और यहाँ पे जब नई सरकार का गठन होता है तब तक वो लोकसभा के स्पीकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप मेरे पीछे बलराम झाखड़ को देख पा रहे हैं। 1980 से लेकर 1985 तक और 1985 से लेकर 1989 तक 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और भी फैक्ट्स बता रहा हूं लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं पीए संगमा और यहां पर है जेएमसी बालयोगी। तो 2 ऐसे स्पीकर हैं, 2 बार स्पीकर बने लेकिन इनका कार्यकाल जो था वो अधूरा था, इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे इतिहास में कितनी ऐसी महिलाएं थीं जो लोकसभा स्पीकर बनी हैं। तो एक सुमित्रा महाजन थी जो इंदौर से बिलोंग करती थी, इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और यहां पर मीरा कुमार आपको याद रखना है, पहली लोकसभा महिला स्पीकर मीरा कुमार है 2009 से लेकर 2014 तक। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत के सबसे पहले स्पीकर कौन थे तो गणेश वासुदेव मवलांकर, जीवी मवलांकर 1946 से लेकर 1956 तक। साथियों अब हम यहां पे बात करेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे प्रावधान। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आप तो वैसे पढ़ते अगर राष्ट्रपति बनना है तो हमारी ये योग्यता होनी चाहिए, 35 साल का होना चाहिए और लोकसभा के निर्वाचन, ऐसी योग्यताएं होती हैं जब हम इतने बड़े पद के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी यहाँ पे विशेष रूप से कोई यहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अब बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या
ऐसे पूछ लेगा आपसे, या फिर कोई भी आपसे आमतौर पर इंटरव्यू में पूछ लेगा, आप ऐसे सवाल कर लेगा, एक जनरल क्वेश्चन कर लेगा, क्या कोई योग्यता की जरूरत है अगर आपको लोकसभा का स्पीकर बनना है, तो आप बताएंगे देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी आपको कोई भी विशिष्ट योग्यता की जरूरत नहीं है। ठीक है, संविधान में इसके बारे में विशिष्ट योग्यता के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आप समझिएगा, जो स्पीकर का चुनाव होता है वो कब होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी आपको बता दूं कि 24 जून को सबसे पहली बैठक हुई थी, और उस समय हमारा लोकसभा का स्पीकर नहीं बना था। लेकिन दोस्तों भर्तृहरि को हमने यहाँ पे क्या बना दिया था, अपना यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बना दिया था, और ये अस्थायी रूप से बनाए गए थे। जब उन्होंने स्पीकर चुन लिया वो वहां से हट जाएंगे, उनका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, जो स्पीकर का इलेक्शन होता है वो पहली बैठक के बाद ही किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो बैठक होगी किस डेट को होगी, तो ये तय कौन करता है। तो दोस्तों हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते, राष्ट्रपति होते, वो डिसाइड करते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव किस दिन होगा। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं कि लोकसभा का क्या स्पीकर जो होता है, क्या वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। तो आप तुरंत टिक कर देंगे नहीं, क्योंकि आजकल यूपीएससी में बहुत ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से बताइए लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट सही हैं, कौन कौन से तथ्य सही है, कौन से गलत है। तो इस पे आपको डीप सोचना पड़ेगा कि लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो केवल लोकसभा का मेंबर होगा, राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। जबकि देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है और लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका जो इलेक्शन होता है कैसे होता है। तो इलेक्शन होता है साधारण बहुमत से, यानी जितने लोग वहां पे उपस्थित है, फॉर एग्जांपल 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो वहां पर जितने लोग उपस्थित है 50% वोटिंग हो जाती है, तो साधारण बहुमत से इनका चुनाव हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि लोकसभा को, जैसे आपने देखा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो यहाँ पे शपथ दिलाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आपने देखा था सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, आपने हाल ही में देखा होगा राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। लेकिन दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी कोई शपथ नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आप समझिएगा कि मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो दोस्तों क्या लोकसभा भंग हो गई तो क्या स्पीकर को भी अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूंगा नहीं, जब तक नया कार्य यानी नया, जब पहली बैठक नहीं हो जाए, पहली बैठक तक जब तक नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाता तब तक वो कार्यालय में रहता है। समझ गए आप। मान लीजिए कि अभी मोदी सरकार गिर जाती है, मोदी गवर्नमेंट गिर जाती है और अपोजिशन अपनी सरकार बनाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना पड़ेगा। जबकि जो प्रधानमंत्री की जितनी भी मंत्री परिषद होगी उनको रिजाइन करना पड़ेगा, पर लोकसभा के स्पीकर को नहीं। जब इसकी नई बैठक होगी, स्पीकर चुना जाएगा, उसके बाद ही ये कार्यालय छोड़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों समझते यहां पर जो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए ये बात है 15 मई 1952 की। 15 मई 1952 की आपको डेट याद रखनी है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और यहां पर देख पा रहे जीवी मवलांकर, गणेश वासुदेव मवलांकर, आप पढ़ते आ रहे कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और ये शंकर शांताराम मोरे जो पीडब्ल्यू यूपी से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के बीच में जंग हुई, और दोस्तों जीवी मवलांकर को 394 वोट मिले, बहुत भारी बहुमत के साथ ये लोकसभा के स्पीकर बन गए। इनको केवल 55 वोट मिले थे, विरोध में 55 वोट पड़े थे। ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अब एक सवाल उठता है कैसे हटाया जा सकता है, या हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहला है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव यहाँ पे बहुत ही कम देखा गया है। लेकिन दोस्तों वो अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वो जो सत्ता वाली पार्टी रहती है वो स्पीकर नहीं चेंज करती है। आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि 17 लोकसभा हुए थे, तब भी लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ओम बिरला थे, और 18वीं के भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझिएगा, अगर मान लीजिए कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ऐसे 3 ऐसे प्रोविजन है जिस 3 मामलों में त्यागपत्र उनको देना पड़ सकता है। ठीक है, पहला है
मान लीजिए कि लोकसभा के सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य राजस्थान के कोटा से ये सदस्य हैं, तो सदस्य होना अनिवार्य है। अगर इस सदस्यता इनकी खत्म हो जाती है तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा, पहला केस है, ठीक है। दूसरा केस है खुद ये कह दे कि अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, या कोई ऐसी पर्सनल कारण बताएं, तो डिप्टी स्पीकर को लिखेंगे, डिप्टी स्पीकर को हमेशा इस्तीफा देंगे, ये राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं देंगे। एक सवाल और बनता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसको इस्तीफा देता है, तो अपने उपाध्यक्ष, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, उसको यहां पे इस्तीफा देगा। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि मान लीजिए कि कुछ गलत काम किया, कुछ अनैतिक काम किया लोकसभा के स्पीकर ने, कुछ हमारे संविधान के खिलाफ काम कर दिया, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 94 और 96, इसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पे बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर इनको हटा देंगे अगर मान लीजिए किसी प्रकार का इनके द्वारा गलत कृत्य होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो भी चेयरमैन होगा वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा अगले ईयर ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछता है, ठीक है। अब दोस्तों एक प्रोविजन और समझिएगा, एक और बात समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमें लोकसभा के स्पीकर को हटाना है और प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्ताव ला दिया गया है, प्रस्ताव को लाया गया, अभी पारित नहीं हुआ है, तो क्या सदन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा? तो आप याद रखिएगा कि अध्यक्षता नहीं कर सकता है, भले वो यहां पे रहे तो उपाध्यक्ष यहां पे अध्यक्षता करेगा या फिर किसी और को बनाया जाएगा। तो जब इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, जब इनको रिमूवल का प्रस्ताव चल रहा हो, तब ये क्या करेंगे, तब ये यहां पर अध्यक्ष नहीं रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहां पर अब वोटिंग, पहली बार में मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब दोस्तों लोकसभा की कुछ शक्तियां हैं लोकसभा के अध्यक्ष की, आइए उसको भी यहां पे हम समझते हैं कि इनको क्या क्या पावर दी गई है। तो दोस्तों जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, उन सब का अंतिम निर्णय इनका ही होता है और ये जो निर्णय ये देंगे तो आपको मानना भी पड़ेगा, मैंडेटरी होगा, और ये कहलाते हैं प्रमुख प्रवक्ता, यानी चीफ स्पोक्स पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया, दो पार्टियां आपस में लड़ गई, दो पार्टियां हल्ला कर रही हैं, बीजेपी कांग्रेस हल्ला कर रही है, तो उसको शांत कराना, सुचारू रूप से लोकसभा को आगे लेके जाना, उसका सलूशन निकालना, तो ये इनको शक्ति प्राप्त है कि ये क्या कर सकते हैं, पूरे हाउस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक बात और समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि गढ़पूर्ति नहीं है, गढ़पूर्ति मतलब होता है कोरम। कोरम क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 100 में लिखा हुआ है कि हमारी लोकसभा की 543 सीटें हैं, अगर 10% मिनिमम आपके 54-55 मेंबर होना आवश्यक है, तभी आपका सदन चलेगा, इसे कोरम कहते हैं। और मान लीजिए कि कोरम नहीं है, 54 सदस्य नहीं है, तो ये संसद, ये क्या कर सकते हैं, लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। स्थगित का मतलब होता है एडजर्न कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, ठीक है, स्थगित करने का मतलब होता है। तो ये आप समझिएगा, जब कोरम होगी तभी एक चलेगा सदन हमारा, नहीं तो वरना ये रोक भी सकते हैं, इनके पास पावर है। अभी आपने कई बार देखा होगा कि कुर्सियां उड़ती हैं, चप्पलें उड़ती हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, मतलब आपने देखा होगा कि ये सब भी ड्रामाबाजी हमें देखने को मिली है। कोई अनुशासन, मतलब मान लीजिए कोई दुर्व्यवहार करता है और वहां का पूरा माहौल अनियंत्रित हो गया, तो ये दंडित भी कर सकते हैं, कुछ दिनों तक मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं और अनुशासन को बरकरार रख सकते हैं। स्पीकर सदन के पास ये पावर होती है, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल कि दल बदल कानून तो आपने सुना होगा ना, एक दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमारे संविधान की 10th शेड्यूल में है। 1985 में, 1985 में हमने इसके लिए 52 अमेंडमेंट किया था, राजीव गांधी के समय की बात है। अगर कोई व्यक्ति दल बदलता है, ठीक है, और मतलब चुनाव जीतता है और फिर दल बदल लेता है, तो वो क्या होगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो संविधान की 10वें सूची में जो दल बदल का कानून है, दल बदल का प्रावधान है, अगर किसी सदस्य को यहां पे अयोग्य घोषित करना, डिस्क्वालीफाई घोषित करना है, वो कौन करेगा, हमारा स्पीकर करेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब दोस्तों जो अध्यक्ष हैं
उसके जितने भी आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने कमांड किया, ऑर्डर किया, डायरेक्शन किया और किसी ने उस बात को नहीं माना, तो वो संसद के वहां के लोकसभा के सदस्य को हटा भी सकते हैं। ये भी इनके पास पावर है। अब इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इनको संसदीय प्रक्रिया जैसे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, निंदा सेंसर मोशन होता है, आपने पढ़ा होगा एडजमेंट मोशन, इन सब की अनुमति यही देते हैं। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि जब वर्तमान सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बहुमत नहीं होता तो अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, ऐसे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो संसदीय कार्रवाई के साधन होते हैं, वो स्पीकर यहाँ पे इसके लिए अनुमति देते हैं। अब एक बात और समझिएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझा रहा हूं। एक है आर्टिकल नंबर 108। 108 आर्टिकल क्या है आइए जानते हैं। फॉर एग्जांपल कि लोकसभा में कोई बिल पेश हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, राज्यसभा में पेश हुआ, लोकसभा में पास नहीं हो रहा है, अब वो बिल पास कराना इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों ही हाउस को साथ में बुलाएगा। और ये आर्टिकल 108 में क्या है, किसी भी फंसे हुए बिल को, किसी भी फंसे मुद्दे को सॉल्व कराने के लिए दोनों सदन को बैठा करके संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन इसका प्रेसिडेंट होता है, स्पीकर ही इसका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता कौन बने हैं, राहुल गांधी बने। तो विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी फैसला किसका होता है, लोकसभा का होता है। अगर किसी भी को विपक्ष का नेता बनना है तो उस पार्टी के पास लोकसभा की सीटों का कम से कम 10% सीट होना चाहिए, यानी कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। अभी कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, इस वजह से इस बार विपक्ष का नेता, यहाँ पे विपक्ष दल का नेता राहुल गांधी को चुना गया है, जो एज अ शैडो कैबिनेट की तरह काम करेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों एक आता है धन विधेयक, जिसे हम बोलते हैं मनी बिल। आप ये समझिएगा कि मनी बिल को केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। अगर हमें मनी बिल को लाना है तो केवल लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ही इसको डिसाइड करता है, उसी का यहाँ पे अंतिम निर्णय होता है। क्लियर है। दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे कमिटीज होती, पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती हैं, आप जानते होंगे, जो होती पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी, प्राक्कलन समिति, ऐसी बहुत सारी समिति होती है जो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, आपका कितना पैसा खर्च हुआ उसका पूरा लेखा जोखा रखती है। तो ऐसी कमिटीज के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उसके चेयरमैन होते हैं, उसको भी अपॉइंट यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर करता है, और वो कैसे काम कर रहे हैं वो पूरे यहाँ पे कंट्रोलिंग इनके पास होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष जो कोई भी डिसीजन देगा उसको मानना ही पड़ेगा, उस पर कोई भी क्वेश्चन कोई नहीं उठा सकता, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, और ना ही इनको क्रिटिसाइज किया जा सकता, ना ही आलोचना की जा सकती। आपने देखा होगा बहुत ही प्यार से जितने भी सांसद होते बहुत ही प्यार से बोलते हैं, स्पीकर सर, स्पीकर मैडम, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से। अगर उन्होंने डांट दिया तो आपको बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों अध्यक्ष की एक प्रशासनिक भूमिका भी है, आइए उससे भी समझते हैं। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो सचिवालय का भी प्रमुख होता है, सेक्रेटरीट का भी प्रमुख होता है। दोस्तों लोकसभा में केवल यहाँ पे आपको नेता बस नहीं देखने को मिलेंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पे ऑफिसर्स काम करते हैं और अधिकारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं। तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी किसके पास होता है, ये इन्हीं के पास होता है, ठीक है। दोस्तों लोकसभा में कोई भी व्यक्ति बिना इनकी अनुमति के घुस नहीं सकता, इनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों अध्यक्ष की कुछ और भी भूमिकाएं हैं, कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, आइए उसे भी समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। आपने अभी यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो बुलाए जाने से पहले बहुत सारी जो तारीख होती हैं, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है कि यहाँ पर सदन को बुलाता है, स्थगित करता है, कुछ भी करता है, तो मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर सदन शुरू होगा तो अध्यक्ष की मंजूरी भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष की परमिशन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है। मान लीजिए कि हमें किसी भी बिल में चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो हमें अगर संशोधन करना है तो भी हमें लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति इंपॉर्टेंट है, और तभी वो बिल जो है लोकसभा के पटल में रखा जाएगा। अब प्यारे साथियों, आपने प्रोटेम स्पीकर के बारे में नाम सुना होगा, थोड़ा मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में बता दूं, फिर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा
और हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेंगे। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो एक प्रकार का अस्थायी स्पीकर होता है, टेम्पररी स्पीकर होता है। हमारे संविधान की परंपरा में चलता आ रहा है कि जो वहां का सदन का सबसे जो सीनियर लीडर होता है, जो सबसे उम्र में सीनियर होता है, उसको हम यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। पिछली बार जो कमलनाथ बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी से बने, ठीक है। तो इनका काम केवल होता है जितने भी नए मेंबर्स आ रहे हैं उन सबको शपथ दिलाना, उनको ओथ दिलाने का काम करना, और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट भी कराना इनका काम होता है। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर के संवैधानिक प्रावधान जो है वो 95 क्लॉज 1 आर्टिकल में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो आप यहां पर जीवी मवलांकर को देख पा रहे हैं। तो गणेश वासुदेव मवलांकर जो है ये पहले स्पीकर थे, और 1952 में मैंने आपको बताया भी था, 1952 में, और 13 मई को जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर बने। ये आपको याद रखना है। यहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति मधाभूषी अनंत शयनम अयंगर के बारे में। तो दोस्तों एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए, किसी ने इनका विरोध ही नहीं किया। तो ये सबसे पहले सर्वसम्मति से चुने गए पहले अध्यक्ष। यहां पे हम बात करेंगे पूर्णो संगमा के बारे में। तो पूर्णो संगमा के ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे विपक्षी दल के उम्मीदवार थे जो लोकसभा के अध्यक्ष बने। मैंने आपको बताया आमतौर पे तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पार्टी से आता है, लेकिन ये विपक्षी दल के उम्मीदवार थे और फिर ये लोकसभा के स्पीकर बन गए, अध्यक्ष बन गए। 1996 में कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और फिर जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी उस समय, तब इनको चुना गया, सर्वसम्मति से चुना गया। अब दोस्तों यहां पे हम देखते हैं, ये है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष थे ये इनका नाम है जीएमसी बालयोगी। ये सबसे कम एज के, सबसे कम उम्र के पहले दलित व्यक्ति बने हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से पूर्व न्यायाधीश थे जो लोकसभा के स्पीकर भी थे, तो इनका नाम है के.एस. हेगड़े। क्या नाम है इनका? के.एस. हेगड़े इनका नाम है। दोस्तों यहां पे नीलम संजीवा रेड्डी देख रहे हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी है। तो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। तो लोकसभा के स्पीकर होने वाले राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नीलम संजीवा रेड्डी है। और लोकसभा की अध्यक्ष की पहली महिला जो है वो आपको पता है वो कौन है? मीरा कुमारी है। ठीक है। सबसे लंबा समय, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो लोकसभा के स्पीकर थे बलराम झाकड़ थे 9 सालों तक। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो नीलम संजीवा रेड्डी का था। 1977 में केवल 109 दिनों के लिए ये लोकसभा के स्पीकर बने थे। ठीक है। तो साथियों आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताना। आपने सब कुछ लोकसभा के स्पीकर के बारे में डिटेल से जाना, इतनी सारी जानकारी आपने जानी है। अब आपका यहाँ पे क्विज होने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाइए। भारतीय संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इन विच आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड? बताइए, मैंने आपको पढ़ा है। तो भारतीय संसद का व्याख्या आपको आर्टिकल नंबर 79 में देखने को मिलेगा। लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में है। लोकसभा का प्रिसीडिंग ऑफिसर कौन होता है? पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो जो भी लोकसभा का स्पीकर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वही प्रिसीडिंग ऑफिसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष पद का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपको आर्टिकल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये आर्टिकल नंबर 93 है, आर्टिकल नंबर 93 है, जिसमें बताया गया है यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर होगा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं। और कौन इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे? सुरेश लड़े थे, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो लास्ट टाइम के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे ओम बिरला। ठीक है। सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर थी, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरी महिला थी, पहली थी मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? यानी कौन शपथ दिलाता है? तो मैंने आपको समझाया कि कोई भी इनको शपथ नहीं दिलाता है, इनके लिए कोई भी शपथ नहीं होती। नो ओथ इज रिक्वायर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे असेंबली है, कैबिनेट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो प्यारे साथियों, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वही यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष करते, राज्यसभा के सदस्यों का
कोई रोल नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, यानी हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। संसद के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य सभी सदस्य निर्वाचित और नॉमिनेटेड, हालांकि नॉमिनेटेड की प्रक्रिया ही खत्म हो गई। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा। ये गलत मत करना, आप इसीलिए क्वेश्चन रखा है। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो अपोजिशन से बिलोंग करते हो चाहे वो मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते हो, दोनों ही करेंगे। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थायी होता है और कुछ समय के लिए, जब तक ये शपथ नहीं दिला देता नए मेंबर्स को और फ्लोर टेस्ट नहीं कर लेता, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, तो लोकसभा जो है भंग हो गई तो खाली कर देगा। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, अगली लोकसभा के गठन पर, राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर, अगली लोकसभा के गठन के बाद, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, अगली लोकसभा का गठन होगा उसके बाद ही पद खाली करेगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, रेजिग्नेशन ही किसको सबमिट करता है, तो मैंने आपको बताया है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, ये यहां पे अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, हाउ कैन वी रिमूव द लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के यहाँ पे स्पीकर को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है आपसे पूछा जा रहा है, तो हर महीने 1,00,000 रुपए, चूंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का सांसद होता है, इतनी सैलरी सबको मिलती है, 1,00,000 रुपए हर महीना इनकी सैलरी है, ठीक है। और वेतन और भत्ते बढ़ गए हैं। दिसंबर 2010 में बहुत सारे चेंज किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे और इसके तहत बहुत सारे भत्ते इनको मिलते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री की सुविधा इनको मिलती है, जो कैबिनेट मंत्रियों को सुविधा मिलती है, इनके फैमिली को, इनको ये कहीं भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल जितनी भी यात्रा कर सकते हो उसका पैसा मिलेगा, फ्री में आवास मिलेगा, फ्री में ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, बोर्डिंग सेवाएं मिलेंगी, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब मिलेगा, ठीक है, और सरकारी बंगला मिलेगा, परिवार का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस होगा और यहाँ पे बिजली, फोन कॉल, नौकर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, मिलेगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, हु हैज द राइट टू कास्ट द कास्टिंग वोट, तो देखिए मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि पक्ष और विपक्ष पे दोनों में बराबर वोट पड़ा है, तो अब जो है निर्णायक मत देने का जो अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को है, वो जिस तरह वोट करेगा वही चीज पास हो जाएगी। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। द लोकसभा सेक्रेटरीट इज अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, तो किसके सुपरविजन में होती है, लोकसभा के अध्यक्ष में। मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी को भी ध्यान रखते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 108 पढ़ाया था, लोकसभा के स्पीकर करते हैं लेकिन बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में कौन प्रमाणित करता है कि ये मनी बिल है, तो राष्ट्रपति नहीं करता, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं, ठीक है। इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है एस्टिमेट्स कमेटी, लोक लेखा कमेटी, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑफ प्रिविलेज, तो नियम समिति का यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा के महासचिव की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो लोकसभा के महासचिव की अपॉइंटमेंट यानी जो यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के महासचिव की अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपको याद रखना है, ये कौन करता है, ये एक सेकेंड, ये लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह। चलिए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है, हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, मैंने आपको बताया है, ये है जीवी मवलांकर, जिनको बोलते हैं हम गणेश वासुदेव मवलांकर, जीवी मवलांकर।
भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो आपको मैंने बताया भारत के 6वें राष्ट्रपति हैं, ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति हैं। वीवी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट whom द नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज मूव्ड इन लोकसभा? तो पहले जो स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये थे गणेश वासुदेव मवलांकर। इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था जीवी मवलांकर। अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, हु हैज हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ स्पीकर? तो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट जो कार्यकाल था वो हमारे देश के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल सबसे छोटा था। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। आपको वीडियो कितनी पसंद आई जरूर बताइएगा। आपको अगर हमारी मेहनत लगी हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स पे आपको ये सेशन कैसा लगा। स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। इस टॉपिक का आपका टेस्ट भी होगा और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो ई बुक्स है मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज पीडीएफ है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ है, मैराथन क्लास पीडीएफ है, ईयरली पीडीएफ है, जीके जीएस की पीडीएफ है और सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा आप टेस्ट भी आप लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज है आपकी। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट है और एक मंथली वाइज टेस्ट है। तो आप यहाँ पे इस टेस्ट को भी लगा सकते हैं। 6 महीने की ई बुक हमने आपके लिए अवेलेबल कराई है। अभी आज ही कंप्यूटर का हमने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया है। आप इसे वहीं पे जाएंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके पीडीएफ में जाएंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ऐसी सेशन हम लाते रहेंगे जो आपके लिए नॉलेज से भरे होंगे। थैंक यू एवरीवन।